हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा घाट। अभी जो हम बात करने वाले हैं ये जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आखिर सरकार क्यों नहीं कमेटी की रिपोर्ट को पहले पब्लिश किया, प्रकाशित किया, बताया नहीं। उसमें एक वर्ड आया था सर्विस कंटिन्यूटी, यानी सेवा निरंतरता। अब इसका सच हम इस वीडियो में जानेंगे, इससे क्या लाभ है, हमें क्या है सेवा निरंतरता, और ये बिहार के हमारे शिक्षक साथियों के लिए क्यों है जरूरी, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो या नियोजित से बीपीएससी बने हो या विशेष शिक्षक हो, सभी के लिए जरूरी है यह जानना कि आखिर इससे हमें क्या क्या शिक्षकों को लाभ हो सकता है और क्यों नहीं सरकार देना चाहती है। अब इसके लिए ये जरूरी भी क्यों है, ये भी सरकार को क्या इससे नुकसान होगा या सरकार क्या बहाने बना रही है। तो मैं इस वीडियो में उस सेवा निरंतरता के वो सारे तथ्य बताऊंगा, सारे एस्पेक्ट बताऊंगा जिसके कारण सरकार ये नहीं देना चाहती। तो इसमें हम जानेंगे क्या है सेवा निरंतरता, बिहार के शिक्षकों के लिए क्यों है यह जरूरी, और सेवा निरंतरता से कौन कौन सा लाभ हमें मिलेगा और सरकार को क्या क्या नुकसान होगा जिसके कारण वो नहीं दे। अगर आप ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ये गारंटी देता हूँ, अभी मेरा छोटा चैनल है, लेकिन जैसे जैसे हमें और जानकारी होती जाएगी या अच्छी चीज़ें मिलेंगी हम आपको जरूर सूचित करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। देखते हैं आगे इसमें क्या है। पहली चीज, सेवा निरंतरता का मतलब हमें जानना होगा। जो भी चीज़ हमें मिलना चाहिए पहले उसका मतलब हमें पता होना चाहिए। तो जितने भी शिक्षक साथी हैं ध्यान से इसको देखेंगे। सेवा निरंतरता का अर्थ क्या है? पहला, शिक्षक की सेवा को बिना किसी रुकावट के लगातार मान्यता देना, मतलब बीच में कोई टूट नहीं हो। ठीक है, यानी शिक्षक जिस दिन से पहली बार जहां ज्वाइन किया हुआ है उसी तारीख से उसकी सरकारी सेवा को गिनी जाए, और आगे अगर वो उसी विभाग में ज्वाइन कर रहा है तो उसकी पिछली सर्विस को वहां से कंटिन्यू माना जाए। उदाहरण मैंने यहाँ बताया हुआ है, 2010 में कोई शिक्षक नियोजित हुए, किसी भी साल में, यहाँ 2010 का मैंने उदाहरण दिया, 2023 नवंबर में TR 1 में सेलेक्ट होते हैं, मान लीजिए माध्यम से नियमित शिक्षक बन गए, उसकी सेवा 2010 से लगातार मानी जाए। यही होती है सेवा निरंतरता। जैसे 10 से वो कर रहे हैं 23 तक, 13 साल उन्होंने विभाग को अपना दिया है। 13 साल एक मायने रखता है, एक दशक से ज्यादा। तो अगर उनकी पूर्व की सर्विस को इसमें जोड़ा जाए तो क्या होगा, तो वही हम आगे इसमें बताएंगे कि इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो सिंपल है कि सेवा निरंतरता का अर्थ क्या है ये आपको समझ आ गया। मतलब उनकी पूर्व की सर्विस को उसी विभाग में अगर वो कार्यरत हैं तो उसको जोड़कर लाभ देना। एग्जाम्पल के लिए जो नेवी एयरफोर्स से जवान हमारे साथी जो रिटायर होकर आते हैं, जब बैंक में ज्वाइन करते हैं तो उनका वेतन पूर्व में जितने पे उन्होंने रिटायर किया है तो उससे ज़्यादा ही वेतन की शुरुआत उनकी होती है। क्यों? क्योंकि पूर्व की सर्विस को मान्यता दी जाती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं बिहार के शिक्षक, इसकी मांग, मतलब हमारे शिक्षक साथी जो नियोजित शिक्षक पहले नियोजित थे बाद में बीपीएससी में बने या फिर सक्षमता से बने, वो क्यों ऐसा मांग कर रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं? अब सर क्योंकि सरकार कह रही है कि उनकी सेवा नई नियुक्ति मानी जाएगी, फ्रेश कोई उनको एक्सपीरियंस नहीं, उनकी पुरानी सेवा नहीं जोड़ी जाएगी। तो इनका मांग है कि उनकी सेवा पहले दिन से यानी नियोजन तिथि से मानी जाए, क्योंकि उन्होंने लगातार सेवा दी है, बीच में कोई अंतराल नहीं आया है और 60 साल तक वो सेवा में बने रह सकते थे। तो सरकार किस आधार पर कहती है कि भाई हम पूर्व में जो थे वो मतलब वो सेवा हमारी नहीं जोड़ी जाएगी। आखिर उसका कारण क्या है? ठीक है, तो इसलिए बिहार के शिक्षक इसकी मांग कर रहे हैं। अब इससे फायदा क्या होगा, ये शिक्षक क्यों मांग कर रहे हैं? तो अगर शिक्षकों की ये मांग सेवा निरंतरता की, सर्विस कंटिन्यूटी की, अगर सरकार ये मांग लेती है तो इसमें क्या क्या लाभ मिलेगा? तो भैया पूर्व का एक्सपीरियंस, जितने साल उन्होंने काम किया होगा तो वरिष्ठता, पहला जो लाभ मिलेगा सीनियरिटी का। सेकंड, वेतन निर्धारण पुराने अनुभव के आधार पर बहुत ऊंचा होगा, बहुत अच्छी सैलरी के हकदार वो हो जाएंगे। दूसरा, पदोन्नति में सबसे आगे वो रहेंगे, कहीं भी अगर प्रमोशन की बात आएगी तो सबसे पहला नंबर उनका होगा। चौथा है पेंशन और ग्रेजुएटी सेवा, बिल्कुल अगर पूर्व की सर्विस को जोड़ दिया जाए, सैलरी बढ़ेगा तो जाहिर सा बात है पेंशन और ग्रेजुएटी में भी उनका पूरा लाभ मिलेगा। तीसरा, शिक्षकों की सम्मानजनक स्थिति बनी रहेगी। लेकिन मैं ये पॉइंट मैंने लिख जरूर दिया है, लेकिन मैं ये मानता हूँ शिक्षकों की सम्मानजनक स्थिति तब बनी रहेगी पहले जब वो एक बने रहेंगे तभी नेक बने रहेंगे। ये मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि आज देखा जा रहा है विशेष शिक्षक अलग गीत गा रहे हैं। TR 1 बीपीएससी के शिक्षक जो नियुक्त हुए हैं वो शिक्षक साथी कुछ उनसे नाराज है कुछ बातों को लेकर, और कुछ बातें उनकी जायज़ भी है अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं इससे क्या लाभ मिलेगा। तो ये एक तो सीनियरिटी का, वेतन निर्धारण में भी लाभ मिलेगा, प्रमोशन में लाभ मिलेगा, पेंशन ग्रेजुएटी में भी लाभ, पेंशन तो हालांकि है नहीं एनपीएस में पूर्व में, लेकिन ग्रेजुएटी का लाभ उनको मिल सकता है, पूरा लाभ मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सरकार इसमें क्या कहती है। सरकार तो खैर उलझुल बात करती है, हकीकत बात कुछ नहीं कहती है, कोई स्पष्टता नहीं कहती है, लेकिन वो कहना क्या चाहती है कि नियोजित शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक की नियुक्ति की प्रकृति अलग है, इसलिए नई नियुक्ति को नई सेवा की शुरुआत माना जाएगा, पुरानी सेवा केवल एक्सपीरियंस मानी जाएगी, सरकारी सेवा अवधि उसको हम नहीं मानते हैं। शिक्षक संगठन कहते हैं, और यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा सभी शिक्षक संगठन नहीं, केवल कुछ शिक्षक संगठन जो मतलब चुनिंदा है, उन्होंने बीच में उनका कहना है सरकार से कि भाई उन्होंने बीच में कभी सेवा नहीं छोड़ी है, वे लगातार स्कूल में पढ़ाते रहे हैं, इसलिए उनकी सेवा निरंतरता मानी चाहिए, उनका हक बनना है कि नियोजन की तिथि से उनकी सेवा गिनी जाए। लेकिन कभी ये नहीं कहते हैं कि इनकी सेवा निरंतरता के साथ साथ वेतन संरक्षण का जो शिगुफा दिया गया है उसमें परिवर्तन किया जाए, या फिर अगर ये 7वें पे कमीशन की मांग करेंगे, ये शिक्षक संगठन जो ये सर्विस कंटिन्यूटी वगैरह वगैरह का मांग कर रहे हैं, ये वही शिक्षक संगठन है जब 7वें पे कमीशन के लिए बात नहीं करते हैं। क्योंकि अब तो ज़्यादातर शिक्षक राज्यकर्मी बन चुके हैं सक्षमता देकर, तो क्यों नहीं उनके लिए एक मुश्त 7वें वेतन की मांग की जा रही है। तो ये केवल इनके लिए मांग करेंगे और बीपीएससी से नए जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनके मुद्दों पर चुप्पी साधे रहेंगे, जो कि अभी हाल फिलहाल में देखने को मिला है। इसके कारण ही ये हाल आज शिक्षकों का हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं
सेवा निरंतरता लागू होने पर सरकार जो तथ्य देती है वो क्यों देती है? क्या तो पहला तो वेतन वृद्धि, अब क्योंकि नियोजित शिक्षकों की संख्या जो राज्यकर्मी बने हैं 2 से 2.5 लाख है, अधिक ही होगी कम नहीं होगी, 3 लाख के आसपास। तो उससे वेतन वृद्धि से वित्तीय भार तो बहुत बढ़ेगा, लेकिन अफसोस ये वित्तीय भार तब नहीं बढ़ता है जब सांसदों का वेतन 200% कितने कितने बढ़ा दिए जाते हैं, उनकी सुविधाएं बढ़ा दी जाती है, कैंटीन का फीस कम कर दिया जाता है, बहुत सारी मतलब अनगिनत है, जो कि अगर बोलते रह जाऊँ तो 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, उतनी मेरी क्षमता नहीं है कि मैं उतना बोलूँ, लेकिन वित्तीय भार पड़ता है सरकार पे। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है। ये तब नहीं पड़ता जब इधर उधर पैसे जब सरकार अपने नेताओं के लिए, अन्य चीज़ों के लिए, अनावश्यक चीज़ों के लिए जो वेस्ट करती है। पेंशन और ग्रेजुएटी में बढ़ोतरी, ये वित्तीय भार का ही हिस्सा होगा। वरिष्ठता और पदोन्नति में बदलाव के बाद सारा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। पूर्व में जितने भी नियोजित शिक्षक थे उनकी सर्विस की गणना करनी पड़ेगी। दोबारा से जो नियुक्त हुए हैं उनके लिए बीपीएससी में जो नियुक्त हुए हैं उनको इसका लाभ देना पड़ेगा। तो इसलिए सरकार इस जटिले प्रोसेस को अपनाना ही नहीं चाहती है। चौथा है वेतन विसंगति और संवर्गीय भेदभाव की समस्या। बिल्कुल, वेतन विसंगति तो बहुत सारे शिक्षकों में है। एक ही शिक्षक कुछ जगह कुछ और वेतन प्राप्त कर रहे हैं, वही दूसरे शिक्षक कुछ और, तो ये समस्या बनी हुई है। तो इसको अगर सरकार और लागू कर देती है तो ये समस्या और जटिल हो सकती है। पुराने वर्षों के वेतन भत्ते, बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट ये है, पुराने वर्षों का जो 10 साल उन्होंने सर्विस किया है उसके वेतन भत्ते, पेंशन संबंधी विवादों का निपटारा जरूर करना पड़ेगा। अब लेकिन सरकार शिक्षा विभाग क्या कर सकती है? तो अब तो आचार संहिता है, कुछ नहीं करेगी। ये तो लिखित में मैं दे सकता हूँ, इसमें तो कुछ हो नहीं सकता है, सभी जानते हैं, इसको बताने की कोई बात नहीं है। लेकिन अभी जो ये मांग हो रही है इसमें इंक्रीमेंट और मांगों को क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है? इंक्रीमेंट का अलग अलग एचआरए रेट का आप ये अमाउंट जोड़ें, आपको कितना घाटा हो रहा है मेरे भाइयों? क्योंकि 5%, 7.5% और 10% ये एचआरए का रेट है, लेकिन सभी जगह मिल कितना रहा है? 4%। केवल कुछ ही जगहों पे एचआरए में, और एचआरए का मुझे जहाँ तक पता है एरियर नहीं मिलता है, तो ये आपके पैसे मिलने वाले नहीं है चाहे जब से लागू हुआ हो। तो ये चीज़ आप भूल जाइए कि एचआरए 10% का विचार मिल रहा है तो बाकी के 6% हमें पुराने में जोड़ के मिलेगा। ये आपका भ्रम है कि मिलेगा, मुझे जहाँ तक जानकारी है इस चीज़ की। अगर किसी शिक्षक साथी को इसके बारे में जानकारी हो तो कमेंट करके बता देंगे कि नहीं एचआरए का भी एरियर मिलता है। मुझे नहीं पता कि मिलता है, केवल मिलता है बेसिक और डी, बेसिक प्लस डीए का एरियर आपको मिलता है। और डीए अभी भी साथियों को कितना मिल रहा है? 50%। सरकार घोषित करके इसको 58% कॉपी कर चुकी है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए एचआरएमएस पर अपडेट नहीं होने के कारण किसी भी शिक्षक साथी को वो नहीं मिल रहा है। आखिर ऐसा क्यों? इन सब मांगों को कब उठाइएगा? जब 1-1 लाख एरियर बन जाएगा। और जब वो ये जानबूझ के, जो शिक्षक नेता हैं ये जानबूझ के ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपका एरियर लगभग 50,000 से ऊपर हो जाएगा तो ये खुद दलाली करेंगे। किसकी? तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों की। और दलाली करके बोलेंगे कि 5% से 10% उनको दिया जाए, आपका वेतन मिल जाएगा, आपका एरियर एक ही दिन में क्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट में। ये दुर्भाग्य है हमारे शिक्षा विभाग का। मैं कहना चाहता हूँ इन शिक्षक साथियों से कि आप लोग कुछ नहीं तो इन संघों के चक्कर में नहीं पड़ के खुद से 8-10 लोग मिलके अपने अपने जिलों के या बीआरसी के ऑफिस पे 1-2 बार ये लेटर दीजिए, और लेटर देने के बाद भी अगर नहीं होता है तो उसको हमारे चैनल पे भेजिए, हम लोग प्रचार करेंगे। और भी जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है उनके नीचे ये सब मांगों को रखिए। ठीक है, धन्यवाद। देखते हैं आगे सरकार क्या करती है। सेवा निरंतरता के बारे में मैंने तो हर एक पक्ष समझा दिया, अब सरकार के ऊपर है वो इस पर क्या क्यों नहीं मान रही है वो सब मैंने बता दिया। इसके बाद मैंने ये भी बता दिया कि भाई सरकार का क्या कहना है, वो मानेगी कि नहीं। तो सरकार मुझे लगता है कि सेवा निरंतरता का लाभ नहीं देने वाली अभी तक के हिसाब से, क्योंकि चुनाव के बाद घोषणा करेगी। तो अगर सरकार बन जाती है तो थोड़ा बहुत कुछ अच्छा न्यूज आपको मिल सकता है, लेकिन अगर नीतीश सरकार नहीं बनती है तो मैं भी कुछ ज़्यादा आपको मिलने वाला नहीं है। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, किसी साथी को अगर बुरी लगी हो, तो मैंने सच्ची बातें बोली है, बुरी लगनी चाहिए। लेकिन अगर फिर भी आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।